बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डे 17। डे 17 में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो डेवऑप्स इंजीनियर्स हैं उनकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनमें से ये एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये उनमें से एक है। ठीक है, तो मसलन जो डेवऑप्स इंजीनियर्स हैं वो सर्वर्स के साथ बहुत सारे काम परफॉर्म करते हैं। तो एक चीज़ जो कि बहुत क्रूशियल है कि लेट्स से अगर आपका चलता हुआ सर्वर अचानक वो बंद हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए या उसके साथ कुछ भी हो जाए, तो आपको पता है कि आपकी चलती हुई एप्लीकेशन अगर आपने कुछ सेटिंग्स वगैरह की हुई हैं तो या आपका कुछ डाटा उस सर्वर में पड़ा हुआ है तो उसको फिर बैकअप करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है। क्योंकि अगर आप बैकअप नहीं कर पाते तो अगेन आपको मसला होगा कि आप अपना डेटा वापस नहीं गेट कर सकते। तो ये जो बैकअप करने वाला काम है या बैकअप करने वाला जो स्टेप है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है और डेवऑप्स इंजीनियर डेली बेसिस पे ये बैकअप ले रहे होते हैं। और उन बैकअप लेने के पीछे जो टूल्स कह लें, जो लिनक्स के टूल्स या लिनक्स की कमांड्स या ऐसी टेक्निक्स जो कि कार आमद होती हैं या यूज होती हैं, वो बेसिकली ये कंप्रेशन एंड आर्काइव्स हैं। तो बेसिकली आपका जो आज का जो टॉपिक है कंप्रेशन एंड आर्काइव्स, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये बाकायदा आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें शामिल। जैसा कि आप जानते हैं मुझे, तो आगे मूव करते हैं कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि फाइल परमिशन फाइल फाइल कंप्रेशन होता क्या है। तो फाइल कंप्रेशन इज एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ अ फाइल। तो फाइल कंप्रेशन के अंदर आप में से जो लोग जिन्होंने सिक्योरिटी के कोर्सेज पढ़े हैं उनको आइडिया है, लेकिन अगर लेट से नहीं भी पढ़े हुए तो बेसिकली नॉर्मली आपको पता है कि आप जब भी कोई फाइल, किसी तरह की भी फाइल बनाते हैं, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो या कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो या किसी भी किस्म की कोई फाइल हो, तो उसका एक फिक्स साइज होता है। तो नॉर्मली फिर हम क्या करते हैं कि आपको पता ही है कि जब हम उस डाटा को जो कि आपकी मशीन पे पड़ा हुआ है, अगर हमने उसको किसी दूसरी मशीन तक पहुंचाना है या रिमोट मशीन तक पहुंचाना है, तो आपको पता है अगर साइज बड़ा हो तो उसको ज्यादा टाइम लगता है ट्रांसफर होते हुए। लेकिन अगर आप किसी तरह उस डाटा को कंप्रेस कर लें, छोटा कर लें, फाइल उसका जो साइज है उसको रिड्यूस कर लें फाइल को, तो फिर आपके लिए जो डाटा का ट्रांसफर है वो कंपैरेटिवली टाइम उसमें कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये असल में फाइल कंप्रेशन आपको हेल्प करता है कि आप किसी तरह अपनी जो एग्जिस्टिंग फाइल है, जो ओरिजिनल डाटा है, उसका जो भी साइज है उसको किसी तरह आप रिड्यूस कर सके। तो फाइल कंप्रेशन इज ऑलवेज परफॉर्म यूजिंग अ लॉसलेस कंप्रेशन एल्गोरिथम्स। अच्छा, नॉर्मली अगर आप कंप्रेशन की दुनिया में इसको डेप्थ में पढ़ें तो हम ज्यादा उसको डिटेल में नहीं जाएंगे। तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स। खासतौर पे दो ऐसी कैटेगरीज हैं जिनसे हमारी एल्गोरिथम्स बिलोंग करती हैं। एक है लॉसी एप्लीकेशंस या लॉसी एल्गोरिथम्स, और दूसरी होती हैं लॉसलेस एल्गोरिथम्स। तो लॉसी एल्गोरिथम का मतलब है कि जब आप डाटा कंप्रेस करेंगे तो आपकी जो आपका ओरिजिनल डेटा होगा उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन लूज हो जाएगी, कुछ उसमें से डेटा डिलीट हो जाएगा। और जब आप उसको वापस अनकम्प्रेस करेंगे तो जो आपका ओरिजिनल डेटा है वो 100% वापस नहीं आएगा। वो हो सकता है 99% या 89% आपका ओरिजिनल डेटा वापस आ जाए, बाकी जो डाटा होगा वो उसमें से कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि जब हम फाइल्स के साथ काम करते हैं, हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के साथ काम कर रहे हैं, तो इसमें हम किसी किस्म का एक बाइट का भी लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते या इवन के एक बिट का लॉस भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उस केस में फिर हम ऐसे एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करते हैं या उनको चूज करते हैं जो लॉसलेस एल्गोरिथम्स होती हैं। मींस उसमें डेटा अगर कंप्रेस किया जाए और फिर उसको अगेन वापस रिकवर किया जाए, अनकम्प्रेस किया जाए, तो आपका डेटा 100% रिकवर हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसी एल्गोरिथम्स का या ऐसी कंप्रेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें किसी किस्म की इंफॉर्मेशन लूज ना हो। A compressed archive can be fully restored to the original version when it is decompressed। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जब आप उसको वापस डीकम्प्रेस करेंगे तो आपका जो डाटा है वो ओरिजिनल वर्जन की तरह बिल्कुल 100% रिस्टोर हो सकता है। तो ये काम करने के लिए फिर हमारे पास कुछ एल्गोरिदम्स हैं। तो या यूं कहने के एल्गोरिदम तो बहुत सारी हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो एक रिसर्च एरिया है और लोग उसमें काम करते हैं। हमारा तो काम ये है कि हमने ऐसी ऐसी ऐसे टूल्स सीखने हैं जो असल में हमें ये काम परफॉर्म करने में हेल्प करेंगे। तो बेसिकली अगर हम लिनक्स के अंदर आएंगे
तो लिनक्स में हमारे पास ये दो टेक्निक्स कह लें, ये आपस में मिलती जुलती हैं। एक ये जो टेक्निक है जो कंप्रेस फाइल्स को कंप्रेस कर सकती है, उसका नाम है जी जिप। ठीक है, ये जी जिप एक एल्गोरिदम है, या जो टेक्निक कह लें या कमांड कह लें, इसके अंदर कोई एक एल्गोरिदम है जो कि हमारे लिए फाइल को कंप्रेस कर सकती है, और ये कंप्रेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये जो सेकंड है जिसे गन जिप कहते हैं, ये एक्चुअली ये गन जिप नहीं है, दिस इज जी अनजिप। ठीक है, जिस तरह ऊपर जी जिप है, इसी तरह ये जी अनजिप है। इसका मतलब ये आप इसका जो जी जिप में आपने जो काम परफॉर्म किया है, जी अनजिप के अंदर आप इसको वापस अनडू कर रहे होंगे, यानी कि डीकम्प्रेस कर रहे होंगे। तो ये दो आपकी कमांड्स हैं जो कि एक दूसरे का रिवर्स है। तो जब भी आप कंप्रेशन करना चाहेंगे तो जी जी जिप का इस्तेमाल करेंगे, जब रिवर्स करना चाहेंगे, डीकम्प्रेशन करना चाहेंगे, तो जी अनजिप को यूज करेंगे। देयर इज अनदर यूटिलिटी, इसको भी यूज किया जा सकता है, जिसको बी जिप टू कहते हैं। ये भी कंप्रेशन के लिए यूज की जाती है। तो ये दो, वैसे तो लिनक्स के अंदर बेतहाशा इसी तरह की कंप्रेशन टेक वाली फैसिलिटीज या यूटिलिटीज अवेलेबल हैं। हमने सिर्फ वही वाली इसमें देखनी है जो कि ज्यादा फेमस है। तो ये दो जो है ये ज्यादा फेमस है, इन्हीं को इस्तेमाल किया जाता है। तो हम भी इस कोर्स के अंदर इन्हीं को देखेंगे। अच्छा, ये हमने इसलिए गौर से देखनी है कि क्योंकि जब भी हम आगे जाके सर्वर्स का बैकअप लिया करेंगे, तो हम इन्हीं टेक्निक्स का या इन्हीं यूटिलिटीज का इस्तेमाल किया करेंगे, और फिर अपने डाटा सर्वर का बैकअप लिया करेंगे। तो ये बी जिप है, बी जिप टू, ये कंप्रेशन के लिए यूज होती है, और इसी का जो रिवर्स है वो बी अनजिप टू है, जो कि डी कंप्रेशन पे इस्तेमाल होती है। तो ये दो ऐसी कमांड्स हैं जो जो आपस में इकट्ठी यूज होते हैं। यूं कह लें कि ये आपके पास दो ग्रुप्स हैं, एक जी जिप वाला ग्रुप है और दूसरा बी जिप वाला ग्रुप है। तो इन दो ग्रुप वाली या कंपेनियन, इनको कमांड्स भी कह सकते हैं, इनको यूज करते हुए हम अपनी फाइल्स को कंप्रेस करते हैं। जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि आज हमने असल में दो चीजें डिस्कस करनी है, फाइल कंप्रेशन को और दूसरा आर्काइव्स। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम फाइल कंप्रेशन को डिस्कस करेंगे। अभी हम इन कमांड्स को प्रैक्टिस करते हैं, और फिर हम अगले सेशन में या कुछ लेटर ऑन हम जो सेकंड पार्ट होगा आर्काइव वाला, फिर हम उसको देखेंगे और फिर उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी हम अब चलते हैं अपनी वर्चुअल मशीन के पास। हम अपनी वर्चुअल मशीन पे आ चुके हैं, और जहां हम फिर कुछ अपने फोल्डर बना लेते हैं ताकि हम अपना काम प्रॉपरली कर सकें। टुडेज डे 17, तो हम नई फाइल नया फोल्डर बनाते हैं और इसके अंदर हम मूव करते हैं। ठीक है जी, ये हम आ गए। और अब हम थोड़ा सा चाहेंगे कि ये जो हमारी दो ग्रुप्स थे हमारे, या कंपेनियन कमांड्स थी, या दो ग्रुप्स थे, उन कमांड्स को अब हम थोड़ा सा यूज करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि उन कमांड्स को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ फाइल्स हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। तो वो फाइल्स होंगी तो फिर हम उस पे ये जिप वाला काम परफॉर्म कर सकें। तो मैं कुछ कमांड फाइल्स क्रिएट कर लेता हूँ टच की मदद से। फाइल वन डॉट टी एक्स टी, फाइल टू डॉट टी एक्स टी, एंड फाइल थ्री डॉट टी एक्स टी। ये तीन फाइल्स बना लेते हैं, और फिर हम इनके अंदर अब हम डाटा भी कोई ना कोई फिल करना चाहेंगे। तो लेट्स से मैं नैनो यूज कर लेता हूँ फाइल वन के लिए, और इसके अंदर हम लिखते हैं ओके जी। ये फाइल मैंने राइट कर दी, इसको अब हम देख लेते हैं कि इसमें डेटा राइट हो चुका है। जी, डेटा राइट हो चुका है, डन हो गया। अच्छा, फिर मैं वी आई एडिटर यूज कर लेता हूँ फाइल टू के लिए, ताकि हम इसको भी थोड़ा सा चेक कर सकें। अच्छा, अब मैं आई प्रेस करता हूँ तो हम इंसर्ट मोड में आ गए हैं। तो हम स्केप किया, मैंने कॉलन प्रेस किया,
WQ प्रेस किया, राइट एंड क्विट, तो ये हो गया। इसी तरह फाइल 3 हम अगेन VI में ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं जी डेव इंसर्ट DevOps Bootcamp is सॉरी, तो मुझे स्केप किया, कॉलन WQ और जे डन। ओके जी, ये हमने तीनों फाइल्स लिख ली। अब हम एल LS करते हैं और हम -L और लेट से हम ये वाला अभी प्रेस करते हैं तो देखते हैं क्या होगा। अच्छा, अब चेक करें, ये हमारी कुछ फाइल्स हैं, इसमें हमने थोड़ा सा डेटा रखा है और एक में 55 बाइट्स का डेटा है, एक में 46 का और एक में 37 बाइट्स का डेटा है। ठीक है जी, तो ये हमारा ओरिजिनल साइज है फाइल्स का। तो अब हम चाहेंगे कि किसी तरह हम इन फाइल्स को जिप कर सके, तो हमने सबसे पहली जो कमांड डिस्कस की थी वो थी gzip। ठीक है, तो आप इसका मैनुअल देख लें बेशक पहले। तो इस मैनुअल में ये है कि कंप्रेशन और एक्सपेंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये बहुत सारी ये मिलती जुलती कमांड्स हैं, लेकिन हम इसमें से gzip और जो g-unzip है इसका इस्तेमाल करेंगे। तो डिटेल वगैरह आप पढ़ सकते हैं, मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता क्योंकि हमने इसे फिलहाल दो पर्पज़ के लिए यूज़ करना है और फिर हम आगे मूव करें। ओके जी, तो लेट से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ जी gzip कमांड लिखी और फिर साथ मैंने इसके सामने फाइल का नाम लिखा। तो लेट से मैं फाइल 1 वाली जो फाइल 1 है इसको मैं कंप्रेस करना चाहता हूँ gzip की मदद से। मैंने एंटर प्रेस किया और इसने कर दिया और अगेन मैं -L कर रहा हूँ। तो अब आप गौर करें कि क्या हुआ है। अब अगर आप गौर करें तो एक प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हुई है। वो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई है कि हमने जो फाइल थी, जब इस फाइल को हमने कंप्रेस किया है तो इसका जो साइज था वो बजाय रिड्यूस होने के वो इंक्रीज हो गया। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हमारा डेटा जो था वो इतना कम था। जब उस पर कंप्रेशन अप्लाई हुई है तो जो कंप्रेशन का अपना मेटा डेटा था वो इतना, वो आपके ओरिजिनल डेटा से बढ़ गया है। तो इसका मतलब है कि हमने जब भी इस तरह का काम करना होगा तो सबसे पहले हमारे पास जो डेटा है वो लार्ज साइज का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन लेट्स से हम थोड़ी देर में इसमें ज्यादा डेटा ऐड भी कर लेंगे ताकि हमें प्रॉपरली पता चले कि क्या वाकई या कंप्रेशन हुई है या नहीं। ओके, अब अगर आप गौर करें तो पहले फाइल थी फाइल 1.txt, अब आपकी फाइल जो है वो रिप्लेस हो चुकी है फाइल 1.txt.gz से। तो ये जो gz है, दिस इज द बेसिकली द एक्सटेंशन ऑफ कंप्रेस्ड फाइल। ठीक है, तो ये आपकी पूरी जो ओरिजिनल फाइल थी ये उसका नाम आ गया और आखिर पे gz आ गया। ठीक है, तो फाइल 1 जो है वो असल में अब अपनी कंप्रेस्ड वर्जन से रिप्लेस हो चुकी। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह ये मैंने एक कमांड दी है, तो एक कमांड देने से या मैंने इस कमांड के अंदर एक फाइल मेंशन की है तो एक फाइल को उसने कंप्रेस कर दिया। तो हम सेम टाइम पर gzip और हम इसको ज्यादा फाइल्स भी दे सकते हैं, यानी कि फाइल 2 एंड फाइल 3 ये दोनों दे दी और फिर हमने चेक किया कि ls-l। तो अब अगर आप गौर करें तो ये अगेन ये भी कंप्रेस हो चुके हैं और अगेन इनका जो नॉर्मल साइज था वो नॉर्मली इंक्रीज हो चुका है। ठीक है। अच्छा, तो अब लेट से मैं इनको अनजिप करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस तरह सिंपल जी जिप से मैं इनको जिप कर सकता हूँ और इसी तरह अगर मैं अनजिप करना चाहूँ तो मैं सिंपल लिखूंगा जी अनजिप और फाइल 1 का नाम दे दूंगा। एक सिंगल नाम दे दूंगा तो ये एक फाइल को अनकंप्रेस करेगा या डीकंप्रेस करेगा। अगर मैं मल्टीपल फाइल्स के नाम दे दूंगा तो ये उनको भी डीकंप्रेस कर देगा। ठीक है, मैं अभी फिलहाल सिंगल देता हूँ और फिर हम ls-l करते हैं तो फिर आप देखें
कि आपकी फाइल जो है वो वापस ओरिजिनल हालत में वापस आ गई और उसका जो ओरिजिनल साइज था वो भी वापस आ चुका है। 58 इसका साइज था तो वो वापस आ चुका है। इसी तरह मैं जी अनजिप और फाइल 2 जो है और साथ फाइल 3 जो है इसको मेंशन करता हूँ और फिर ls-l करते हैं, तो ये देखें आपकी फाइल जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ चुकी है। तो ये हमने डेटा चूंकि इसमें कम लिखा हुआ था, तो नॉर्मली ये जो कंप्रेशन एल्गोरिदम्स होते हैं इनका ये एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि हम अगर कम डेटा हो और आप कंप्रेशन करें तो इसका मेटा डेटा चूंकि एक्स्ट्रा होता है। मेटा डेटा का मतलब है कि डाटा ऑफ डाटा, तो डाटा ऑफ डाटा भी चूंकि कंप्रेशन की एल्गोरिदम में साथ इस्तेमाल होता है, तो इसलिए वो डाटा जो एक्स्ट्रा डेटा होता है उसकी वजह से आपका ओरिजिनल साइज जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि जो कंप्रेशन एल्गोरिथम्स होती हैं वो कभी भी कम डेटा के लिए इस्तेमाल नहीं होती। तो ये जो प्रॉब्लम अराइज होता है ना, ये प्रॉब्लम असल में हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डाटा लार्ज डेटा को हमने छोटा करना होता है। ठीक है, तो जो जो साइज में पहले ही छोटा होता है उसको हमने इंक्रीज नहीं करना होता। ठीक है जी। तो अब लेट्स से मैं हम देखते हैं कि हमारी एक कमांड थी फाइंड की। मैं थोड़ा सा बैक साइड पे आ जाता हूँ और जहां मैं फाइंड की कमांड लगाता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई एक लार्ज के नाम से डॉट टीएक्सटी फाइल थी, जरा मुझे उसकी लोकेशन तो बताओ। तो इसने हमें ये नहीं ढूंढ सका। ओके ओके, मैंने इसको एक बाय मिस्टेक इसमें मैंने एक चीज मेंशन नहीं की। तो चले हम इसको क्लियर करते हैं और हम कहते हैं फाइंड स्टार और फिर हम फाइल का नाम देंगे लार्ज। तो हमने करंट इसको कॉन्टेक्स्ट बताया नहीं था कि तुमने सर्च कहाँ कर। तो अब ये देखें, इसने हमारे लिए डेटा को सर्च किया है और करंट उसमें सर्च करके लाया है। तो डे के अंदर ये जितनी भी टेक्स्ट फाइल्स हैं वो सारी तकरीबन उठा के ले आया है। तो हम इसमें देखते हैं कि लार्ज फाइल कहाँ। ये लार्ज फाइल है, ये डे 14 के अंदर लार्ज फाइल है। तो हम ऐसा करते हैं, हम चलते हैं जो बल्कि कॉपी करते हैं जो डे 14 है उसके अंदर जो लार्ज फाइल, इसको हम कहते हैं कि डे 17 के अंदर जनाब इसको कॉपी करें। और फिर हम डे 17 में मूव करते हैं और फिर हम कहते हैं ls-l और फिर हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो लार्ज फाइल है ये तकरीबन इतनी बड़ी फाइल। ठीक है जी, ये 3334621 बाइट्स की फाइल। तो अब मैं इस फाइल को कंप्रेस करने की कोशिश करता हूँ और फिर देखते हैं कि अब इसके साइज के साथ क्या होता है। ठीक है, तो पहले मैं कंप्रेस करने से पहले आपको ये शो करता हूँ और अब मैं जी जिप कर रहा हूँ और फिर हम लार्ज वाली फाइल मेंशन कर रहे हैं। ठीक है जी, ये डन हो गया और फिर मैं अगेन ls-l कर रहा हूँ और अब यहाँ देखें। तो अब आप गौर से देखें तो अब आपको फीलिंग आएगी कि वाकई डेटा कंप्रेस हुआ है। ये जो फाइल कंप्रेस हुई है अब इसका साइज चेक करें, ये 1728 है बस। जहां देखें तो ये इतना ज्यादा है। ठीक है, ये 3334621 बाइट्स, लेकिन यहाँ 1728 टोटल बाइट्स। तो अब असल में हमें फीलिंग आई है कि डेटा ज्यादा था, उसको कंप्रेस किया गया है, तो 1728 जो है वो बन गई। ठीक है, तो इस तरह आप डेटा को जिप कर सकते हैं। इसी तरह हम इसको वापस जी अनजिप कर सकते हैं और वो लार्ज एंड टेक्स्ट txt डॉट gz प्रेस किया और फिर हम अगेन ls करते हैं, बल्कि ls-l करते हैं। तो अगेन आपका डेटा जो है ओरिजिनल हालत में वापस पहुंच गया। ठीक है, तो इस तरह आप ये वाली कमांड जो है जी जिप एंड जी अनजिप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सेम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए हमने दूसरा जो ग्रुप था जो कि bzip2 था। bzip2 इसका बेशक मैनुअल देख लें, इसमें भी डिटेल दी होगी। तो ये bzip2 की जो कमांड है ये भी यूज की जाती है। ठीक है, और जाहिर है इसमें ये थोड़ी सी एडवांस है, उससे बेहतर है जो पुरानी वाली हमने यूज की है। चलें वापस चलते हैं और अब हम इस कमांड को यूज करते हुए अपना सेम काम परफॉर्म करेंगे। तो क्या थी जी gzip2, सॉरी जी जिप नहीं थी, bzip2 थी। ठीक है जी, bzip2 और फिर हमने फाइल का नेम दे दिया, लेट्स से फाइल 1।
ये दे दिया और एंटर प्रेस कर दिया, तो अब हमने ls-l किया तो हमें ये चीज मिल गई। तो अब इसमें हमने देखा कि क्या हुआ है, अगेन सेम प्रॉब्लम हमने फेस किया कि इसकी 58 बाइट्स थी, लेकिन अगेन ये क्या हुआ, जब फाइल कंप्रेस हुई है तो ये साइज इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये छोटे डेटा के साथ तो ये हमेशा होगा, तो इसलिए ये तो वैसे भी हम टेस्टिंग पर्पज के लिए कर रहे हैं, तो ये अभी हम इस पे जब लार्ज पे अप्लाई करके चेक करेंगे ना, तो फिर हमें ज्यादा बेटर आइडिया होगा। लेकिन चलें, अभी फिलहाल मैं बी जिप जो है टू वाली कमांड, और उसको मैं फाइल टू के ऊपर भी और फाइल थ्री पे भी, इसका मतलब है एक ही लाइन में आप मल्टीपल फाइल्स पे सेम काम या सेम एल्गोरिदम अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अगेन इनको किया तो ये भी कंप्रेस हो गई हैं, तो अभी ये वाली बाकी है, लार्ज वाली बाकी है। ठीक है, वो लार्ज अभी भी 3334621 है। ठीक है, ये साइज है इसका। अब मैं अगेन बी जिप कर रहा हूँ, बी जिप टू, और मैं लार्ज को प्रेस कर, सॉरी लार्ज को कंप्रेस कर। अब मैंने लार्ज वाली फाइल को कंप्रेस किया और फिर हमने ls-l चेक किया, तो अब आप गौर करें, तो अभी भी आपका जो डाटा है वो कंप्रेस हो चुका है। अभी आप गौर करें, अगर आपने प्रीवियस केस में अगर आपको याद हो, तो वो 1728 बाइट्स में जब वो ये फाइल कंप्रेस की गई थी, तो वो 1728 बाइट्स में कंप्रेस की गई थी। यहाँ लेकिन अगर आप देखें, तो ये आपकी इतनी बड़ी जो फाइल है वो सिर्फ 638 बाइट्स में कंप्रेस की गई है, जिसका मतलब है ये एल्गोरिथम ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसने सेम साइज के डेटा को ज्यादा छोटे साइज में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये ज्यादा बेटर चीज है, या बेटर यूटिलिटी है, अगर कंप्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि इस केस में आपका जो डाटा ट्रांसफर होगा, अगर आप एक पीसी से, एक मशीन से, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे भेज रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपकी नेटवर्क की बैंडविड्थ भी कम इस्तेमाल होगी और आपका टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम अगर देखना चाहें कि बेटर कौन सी है, तो बी जिप एल्गोरिदम इज, या बी जिप यूटिलिटी इज मच बेटर। ठीक है, अब हम अगेन इसका रिवर्स करते हैं, और रिवर्स कौन सा होता है जी, बी अनजिप। ठीक है, बी अनजिप टू, और अगेन हम इसमें लिख देंगे फाइल वन बी। अब इसमें मैं सारी मेंशन कर देता हूँ, फाइल वन बी, फाइल टू बी, फाइल थ्री बी, और साथ में लार्ज वाली फाइल भी मेंशन कर दूँ। तो मैं सारी मेंशन कर देता हूँ ताकि एक ही गो में ये मेरे लिए सारी फाइल जो हैं वो उनको अनजिप कर दे। ठीक है जी, तो ये देखें, अब हमारी फाइल जो है वो ओरिजिनल हालत में वापस आ गई। तो बेसिकली ये चार हमने कमांड्स देखी, जिसमें आप देख लें हिस्ट्री, और हिस्ट्री में ये सारी बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन चलें हम हिस्ट्री में नहीं जाते। तो हमने बेसिकली, मैं कमेंट में इधर लिख देता हूँ कि हमने देखी हैं, हमने एक जी जिप की कमांड देखी है, दूसरी हमने इसका जी अनजिप की कमांड देखी है, तीसरी हमने बी जिप टू की कमांड देखी है, और फोर्थ हमने बी अनजिप टू की कमांड देखी है। तो ये चार कमांड्स हैं जो कि बेसिकली यूज की जाती हैं, लेकिन याद रखिएगा ये दो आपस में कंपेनियन है, और ये दो आपस में कंपेनियन है, मीन्स ये साथ साथ इस्तेमाल होंगी। आप ज़ाहिर कंप्रेशन करेंगे तो आपको डी कंप्रेशन की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इनको आप कंजक्शन में या इकट्ठा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, अब हम वापस चलते हैं अपने स्लाइड्स वाले पोर्शन पे, और हम देखते हैं कि जो आगे आर्काइव्स वाला काम है वो कैसे परफॉर्म होता है। आर्काइविंग, आर्काइविंग फाइल्स। तो अब हम आर्काइविंग को देखते हैं कि आर्काइविंग कहता है। आर्काइविंग इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग अप मैनी फाइल्स एंड बंडलिंग देम टुगेदर इनटू अ सिंगल लार्ज फाइल। आर्काइविंग के क्या मतलब है, अभी आर्काइविंग से पहले एक चीज आपने लाजमी ध्यान में रखनी है कि ये कंफ्यूजन आपने क्रिएट नहीं होने देनी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्रेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्काइविंग। इसका मतलब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर होना चाहिए। कंप्रेशन का पर्पज फाइल्स का साइज रिड्यूस करना है। ठीक है जी, कंप्रेशन का पर्पज फाइल्स का साइज रिड्यूस करना है, लेकिन जो ये आर्काइविंग है, आर्काइविंग का काम क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गैदरिंग अप मैनी फाइल्स। क्या आपके पास मल्टीपल फाइल्स हैं, आप उनको गैदर कर देते हैं और उनको बंडल कर देते हैं एक सिंगल लार्ज फाइल के अंदर। ठीक है, जिस तरह आपने विन आर ए आर यूज किया होगा, विंडोज के अंदर जिप यूज किया होगा, तो वो क्या करती हैं, अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, तो आप उन सबको बंडल करते हैं, कंबाइन करते हैं और एक लार्ज फाइल बना देते हैं।
ठीक है। तो आर्काइविंग का मेन पर्पस जो है ना, वो डाटा को गैदर करना है और सिंगल बंडल में कन्वर्ट करना है। यस, ये भी ट्रू है कि आपकी कुछ ऐसी आर्काइविंग टेक्निक्स हैं या आपकी एल्गोरिदम्स हैं या आपकी यूटिलिटीज हैं जो दोनों काम इकट्ठे परफॉर्म करती हैं। मींस वो आपके फाइल को बंडल भी करती हैं और आपके साइज को रिड्यूस भी करती हैं। तो जिस तरह आप जिप या विन आर यूज करते हैं तो एक्चुअली दोनों काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपने इस बात में कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो कुछ ये करते हैं, कुछ कंप्रेशन करते हैं, कुछ कंप्रेशन नहीं कर रहे। तो प्लीज ये याद रखिएगा, जो आर्काइविंग है उसका असल पर्पस जो यही है कि डाटा को बंडल करना, उसका एक्चुअल काम कंप्रेशन करना नहीं है। लेकिन हमारे पास ऐसी यूटिलिटीज भी हैं, क्योंकि हम आर्काइविंग जब कर रहे होते हैं तो हम ये भी रिक्वायर करते हैं, ये भी हमारी डिमांड होती है, ये भी हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारा डेटा जो है उसका साइज भी रिड्यूस हो जाए। तो इसलिए आपने इस बात पे लाजमी ध्यान रखना है। अच्छा, अब ये आर्काइविंग यूज क्यों करते हैं? तो आर्काइविंग इज ऑफन डन एज पार्ट ऑफ सिस्टम बैकअप्स। तो ये याद रखिएगा कि जब भी आप डेटा को बैकअप करना चाहेंगे, तो फिर आप हमेशा, जब भी आप डेटा को बैकअप करना चाहेंगे तो आप आर्काइविंग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, ये बात हमेशा आपने याद रखनी है। इट इज ऑल्सो यूज व्हेन ओल्ड डेटा इज मूव फ्रॉम वन सिस्टम टू सम टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म स्टोरेज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास बहुत पुराना कोई डेटा पड़ा हुआ है। जिस तरह आपने आपने देखा होगा कि आप जब फेसबुक यूज करते हैं तो आपकी बहुत पुरानी जो ओल्ड फाइल्स हैं या इमेजेस या वीडियोस हैं, जो कि आप लोग शायद देखते नहीं हैं, उनको व्यू नहीं करते, तो अब वो पड़ी हुई हैं। तो अब वो एक्टिव स्टोरेज में नहीं पड़ी होती, तो वो क्या करते हैं, जब वो बहुत साल गुजर जाते हैं, या लेट्स से कुछ लोग जिनकी डेथ हो जाती है और वो उनके अकाउंट्स बंद हो जाते हैं, तो फिर उनका डेटा या उनके अकाउंट्स एक्टिव नहीं होते, तो उनका डेटा व्यू नहीं हो रहा होता। तो फिर लोग क्या करते हैं, या वो जो बैकएंड वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, वो आपके डेटा को बैकअप कर देते हैं ऐसी जगह पे जहां आप लॉन्ग टर्म स्टोरेज यूज कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है सम टाइम कोई ऐसा बंदा एक आए जो आप पे उस डेटा को दोबारा कई सालों बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद दोबारा से व्यू करे, तो अगेन आप उसे दोबारा देखना चाहते हैं। तो अब वो क्या करेंगे, जो डेटा पुराना हो गया है हम उसको मूव करवा देंगे किसी लॉन्ग टर्म स्टोरेज के ऊपर। लेकिन मूव करवाने के लिए आप जाहिर है वो तो बहुत सारे इमेजेस हो सकते हैं, बहुत सारे फोल्डर्स हो सकते हैं, तो कोई टेक्स्ट फाइल्स हो सकती हैं। तो वो आप मूव कैसे करवाएंगे? तो अब आप दो चीजें उसमें इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आप आर्काइविंग करेंगे। आपको की कोशिश होगी जो जितनी इमेजेस हैं वो सारी आप एक बंडल की सूरत में उनको बना लें और एक लार्ज फाइल बना लें। और वो जो लार्ज फाइल है अगर वो साथ कंप्रेस भी हो जाए तो ये और भी अच्छा है, ताकि आपका डेटा ट्रांसफर जो है वो जल्दी हो जाए। तो ये दो चीजें हमेशा यूज की जाती हैं जब हम बैकअप करते हैं। तो असल स्टोरी ये है कि आज का पूरा जो सेशन है जिसमें हम कंप्रेशन एंड आर्काइविंग की बात कर रहे हैं, ये बैकअप के गिर्द घूमता है। तो याद रखिए, ये जो बैकअप होता है ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो डेवऑप्स इंजीनियर्स होते हैं इनका काम डिजास्टर रिकवरी करना भी होता है। कि अगर आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी किस्म का डिजास्टर डिजास्टर आ जाता है, तो या डिजास्टर का मतलब है किसी किस्म का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन हो जाता है किसी भी वजह से, ठीक है, तो उस डेटा को कितनी जल्दी आप रिकवर कर पाते हैं, रिकवर कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते। क्योंकि अगर आप बैकअप नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप कभी भी रिकवर डेटा को नहीं कर सकते। तो बैकअप करना इज वेरी क्रुशियल। तो ये काम हम बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहे होते हैं डेली बेसिस। अच्छा, अब आर्काइव करने की ऑप्शन कौन कौन सी हैं? जैसे पहले हमने कंप्रेशन की टेक्निक्स पढ़ी थी, तो अब हम ये देखेंगे कि अगर हमने अब डाटा को आर्काइव करना है तो उसके लिए कौन सी कमांड्स हैं। तो उसके लिए भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक ऑप्शन तो आपकी टार की है और दूसरी जिप की है। तो ये दो ऐसी टेक्निक्स हैं, या यूं कह लें यूटिलिटीज हैं, जिनको हम यूज कर रहे होते हैं आर्काइविंग के लिए। ठीक है, लेकिन हम इसमें से जो टार वाली है उसको ज्यादा टाइम देंगे और उसको प्रेफर करेंगे, उसको यूज करेंगे और प्रैक्टिस इसी की करेंगे, क्योंकि ज्यादातर यही यूज होती है। ठीक है, तो अभी हम अगेन अपने वर्चुअल मशीन पे चलते हैं और वहां हम इनकी दोबारा से प्रैक्टिस देखते हैं। हम अपनी मशीन पे वापस आ चुके हैं और अब हम देखते हैं कि जो टार की कमांड थी या वो किस लिए यूज की जाती है और कैसे यूज की जाती है। तो सबसे पहले हम छोटा सा मैनुअल देख लेते हैं। टार का मैनुअल है, इट इज आर्काइविंग यूटिलिटी। ठीक है जी, ये आर्काइविंग यूटिलिटी है और इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो इनमें से कुछ ऑप्शंस जो हैं उनको हम इस्तेमाल करेंगे, तो इनशाला आप इसको अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे और आप इसको यूज करें। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये छोटी सी यूटिलिटी है और ये छोटी सी यूटिलिटी बहुत सारे हमारे काम कर देते हैं। ये जितने भी हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस।
तो हम इसमें से कुछ ऑप्शंस को एक्सप्लोर अभी करते हैं। वापस आते हैं और हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि ये जो टार जो है ना, इसकी कुछ ऑप्शन, ठीक है, इसकी कुछ ऑप्शंस थी। हम सबसे पहले ना हम वापस मैन इसका देखते हैं और इसकी कुछ ऑप्शंस देखते हैं। दो ऑप्शन अभी फिलहाल मैं उन पे आपका फोकस दिलवाऊंगा, और वो हैं, ये एक तो ये सी है, ठीक है जी, सी, और एक एफ है। तो हम, ये स्टाइलिश ने बताया हुआ है, हम नीचे यहाँ ऑप्शन होगी ये वाला, इसमें प्रॉपर ऑप्शन कहाँ मैंशन किया जी, ये नीचे आ गई, ठीक है जी। तो इसमें से जो ऑपरेशन मोड, जो जो इसने बताया है कि ऑपरेशन मोड्स हैं, वो कौन से हैं? जो सबसे पहला हमें पता होना चाहिए वो सी का है, कि सी क्रिएट क्रिएट अ न्यू न्यू आर्काइव। इसका मतलब है कि जब हम टार की कमांड यूज करेंगे, तो टार के साथ हमें ये सी की जो जैसे जिसे हम फ्लैग भी कहते हैं या ऑप्शन कहते हैं, ये हमें मेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई एक न्यू आर्काइव बनाना चाहते हैं। तो जब भी हम न्यू आर्काइव बनाना चाहेंगे, तो हम इसके साथ डैश सी या डैश डैश क्रिएट की ऑप्शन मेंशन कर रहे हैं। तो ये हमने इस्तेमाल करनी है जब भी क्रिएट करेंगे न्यू वाली, तो ये सी की ऑप्शन लाजमी मेंशन करें। दूसरी जो ऑप्शन है जो इसके साथ यूज की जाती है, वो एफ वाली। तो एफ वाली इसमें मेंशन नहीं है, या कहाँ इन्होंने बताई? ओके जी, जहाँ इसमें नजर नहीं आ रही वो कहीं और अवेलेबल है। नीचे भी कुछ हैं, तो देखते हैं कहीं नीचे ना आ रही है। चले नीचे नहीं आ रही, कोई बात नहीं, चले हम इसको वैसे देख लो क्या करते हैं। ठीक है, हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें ज्यादा क्लियर हो। चलें, अब हम आ गए और हमने कहा टार डैश सी। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि एक आर्काइव बनानी है और नई बनानी है, न्यू बनानी है, डैश सी की ऑप्शन दी। ठीक है, अब इसके साथ ना हम एक एफ की ऑप्शन भी देंगे। तो एफ की ऑप्शन ये है, ये इसलिए बताते हैं कि फाइल की ऑप्शन बताने के लिए, कि भाई फाइल नेम मैं बताऊंगा। ठीक है, अदरवाइज वो हो सकता है अपनी मर्जी से कोई नाम रख दे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं भाई, फाइल का नाम मैं बताऊंगा। तो आपने उस फाइल के नाम की फाइल जो आर्काइव है वो बनानी है। तो लेट्स से मैं एक नाम रख रहा हूँ, माई डाटा डॉट टार। ठीक है, तो ये टार जो मैंने रखा है, ये माई माई डेटा इज द नेम ऑफ फाइल, और ये जो डॉट टार है ये एक्सटेंशन है। जिस तरह पिछले केस में जिस तरह जी जी आपकी एक्सटेंशन आ रही थी, बिल्कुल उसी तरह जब हम आर्काइव करते हैं तो इसकी भी एक एक्सटेंशन आती है। जिस तरह विन आर ए आर होती है या जिप होती है, इसी तरह जो टार है इसकी टी आर होती है। ठीक है, ये तो मैंने फाइल बता दी कि इस फाइल के नाम की आपने आर्काइव बनानी है। फिर मैं ये बताऊंगा कि इस आर्काइव में कौन कौन सी फाइल्स शामिल होनी चाहिए। तो मैं कहता हूं कि फाइल 1 एंड फाइल 2 जो है, आपने इसको इसके अंदर शामिल करना। ठीक है, तो अब जब मैंने एंटर किया, मैं एलएस करता हूं और डैश एल कर रहा हूं, तो अब अगर आप गौर करें तो मेरी ये जो फाइल्स हैं ये अपनी जगह मौजूद हैं। ये फाइल 1 और फाइल 2, और मेरी एक टार फाइल बन चुकी है। ठीक है, माई डेटा के नाम से। और ये देखें, इसके अंदर मैंने इसके अंदर ये दो फाइल्स जो थी, तो अगर आप गौर करें तो 58 एंड 46, ये दो, इतनी जो बाइट्स थी, इतनी बाइट्स के जो डेटा था, उसको जब आपने आर्काइव किया है तो वो देखें काफी बड़ा बन गया, क्योंकि इसके साथ अगेन मेटा डेटा यूज हो रहा है। तो मेटा डेटा इतना ज्यादा हो गया है कि वो ओरिजिनल जो साइज है फाइल्स का वो छोटा है, और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो इतनी ज्यादा है कि आपकी फाइल का साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो ये हमने सिंपली क्या किया, हमने इन दो फाइल्स को इस आर्काइव का हिस्सा बना लिया। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया कि हमने सिंपली क्या किया, सी की कमांड दी, जिससे का मतलब है कि टार की कमांड में सी की जो ऑप्शन दी है कि क्रिएट करनी है न्यू वाली आर्काइव, और एफ का मतलब है कि फाइल नेम मैं बताऊंगा, और बाकी इसके बाद जितनी भी फाइल्स या फोल्डर, अगर फोल्डर भी हैं जो आपने इसमें ऐड करने हैं, तो वो भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो अब लेट से अगर आप ये देखना चाहते हैं कि चाहे इस फाइल के अंदर, ये जो टार की फाइल है, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है,
ठीक है, तो हम टार और डैश टी, ठीक है, ये जो टी की ऑप्शन है ये हमें किसी भी फाइल के अंदर जो कंटेंट पड़े हो सकते हैं, या फाइल के अंदर जो जो भी आर्काइव फाइल के अंदर फाइल्स पड़ी होंगी या कंटेंट्स पड़े होंगे, ये उसको हमें व्यू करा सकता है, प्रिंट करवा सकता है कि ये पड़ा हुआ है इसके अंदर। तो ये टी की ऑप्शन हमें प्रिंटिंग के लिए या व्यू के लिए या देखने के लिए, कंटेंट को देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन साथ हमें एक एफ की कमांड भी देनी पड़ेगी, ऑप्शन देनी पड़ेगी, क्योंकि हमने साथ इसको ये बताना है कि फाइल का नाम मैं बताऊंगा। ठीक है, तो टार डैश टी और फाइल का नाम, और फिर फाइल का नाम मैंने मेंशन कर दिया। तो ये हमें बता रहा है कि भाई ये जो कमांड है ना, आप सॉरी, ये जो आपकी फाइल है ना, आर्काइव वाली फाइल, इसके अंदर टोटल ये 2 फाइल्स पड़ी हैं। तो इस तरह हमें पता चल सकता है कि इसके अंदर टोटल कितनी फाइल्स हैं। ठीक है, तो ये हमें सिर्फ व्यू के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो कमांड क्या है, टार डैश टी एफ। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, आपको मजे की बात बताओ, इस केस में ये जो टार अगर आप यूज कर रहे हैं, तो आप अगर डैश ना भी लगाएं तो ये काम करेगी। ठीक है, ये हम तो बार बार चूंकि आती हैं डैश लगाने के, जो हमारी प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे, तो अगर आप ये ना भी लगाएं, खास तौर पे इस कमांड के अंदर, तो देर इज नो इशू, ये आपके लिए एज इट इज काम करेगी। ओके, अच्छा, अब अगला स्टेप परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक्सट्रैक्ट कर ली, आपने सॉरी कंप्रेस कर ली थी, अब आप इसको वापस एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं कि ये जो फाइल्स थी इनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एल एस माइनस एल कर लेते हैं, और फिर हम लिखते हैं जी टार। अब एक्सट्रैक्ट करने की जो ऑप्शन है वो है एक्स। ठीक है, वो क्या है, एक्स। तो मैं डैश लगा लेता हूँ ताकि थोड़ा सा ज्यादा विजिबिलिटी अच्छी हो। तो टार स्पेस डैश एक्स, एक्स का मतलब है एक्सट्रैक्ट करना, और फिर मैं फाइल एफ दूंगा ताकि मैं फाइल का नाम बता सकूं कि भाई ये वाली फाइल का नेम है, ये आपने एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये इसने मेरे लिए एक्सट्रैक्ट कर दी। तो जब हमने एल एस माइनस एल किया, तो अगर आप गौर करें तो हमारी जो फाइल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट हो चुकी थी। अच्छा, अभी अभी तो हमें फीलिंग ही नहीं आई कि ये फाइल एक्सट्रैक्ट हुई है। नो प्रॉब्लम, अभी वो ऐसा क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि ये फाइल्स ऑलरेडी हमारी पड़ी हुई थी। तो जब इसने दोबारा एक्सट्रैक्ट किए तो वो ओवर राइट हो गए, तो हमें पता ही नहीं चला कि फाइल न्यू आई है या नहीं। लेकिन हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले एल एस डैश एल करते हैं, ये आपकी ओरिजिनल डेटा आ रहा है। ठीक है जी, फिर मैं इस पे करता हूँ आर एम स्लैश फाइल 1, RM file 2। ठीक है जी, ये डेटा डिलीट हो गया। अगेन मैं एल एस डैश एल करता हूँ। अब आप देखें आपकी फाइल 3 और लार्ज पड़ी हुई है, बाकी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो अब इसके बाद अगर आप गौर करेंगे, तो जैसे ही हम टार डैश एक्स फिर एफ और माई डेटा लिखेंगे, तो ये हमारे लिए एक्सट्रैक्ट कर चुका है। और फिर हम एल एस डैश एल करेंगे, तो फिर हम ये देखें, ये हमारा जो फाइल्स थी ये अब प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। तो इस तरह करके हम अपनी आर्काइव में से डाटा को वापस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है जी, तो अभी हमने 3 तरह की सेटिंग्स देख ली हैं। एक हमने कमांड देखी जिसकी मदद से हम आर्काइव क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी कमांड हमने देखी कि किस तरह आर्काइव के अंदर पड़ा हुआ जो डेटा है उसको व्यू कर सकते हैं कि कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हैं। और तीसरा हमने ये देख लिया कि इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। ठीक है, तो ये टार टार की फाइल बन जाती है। तो ये हम ऐसे काम परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि ये जो टार की कमांड है, इसी टार की कमांड को क्रिएट न्यू आर्काइव, और हम न्यू डाटा लिखता हूं मैं ना, और डॉट जिप कर देता हूं। पहले मैंने टार की एक्सटेंशन की फाइल बनाई थी, इसी टार की कमांड को यूज करते हुए मैं जिप फाइल भी बना सकता हूं। और अगेन इसके अंदर मैं अब सारी फाइल्स मेंशन कर दूंगा, 1B 2B 3B, और लार्ज फाइल भी इसके अंदर मेंशन कर दो। तो ये हमारे लिए इसने बना दी। अब एल एस डैश एल करेंगे तो आप गौर करेंगे तो आपके पास 2 फाइल्स पड़ी हैं जो कि आर्काइव पड़ी हैं। एक माई डेटा की जो कि टार हमने प्रीवियसली क्रिएट की थी, एक न्यू डेटा की जो कि डॉट जिप है, ये वाली पड़ी है। ठीक है, तो आप देखें इसमें इसका फाइल साइज भी ज्यादा है, क्योंकि हमने अब चारों इसके अंदर ऐड कर दी। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या कर सकता हूं, इनको क्लियर करूंगा,
RM, हमारी जितनी भी फाइल्स हैं। अब मजे की बात है कि मैंने सारी टेक्स्ट फाइल डिलीट करनी है, तो मैं स्टार डॉट टी लगा दूंगा, तो इसका मतलब है ऑल टेक्स्ट फाइल डिलीट कर दो। तो अब अगर हम ls-l करेंगे तो कोई भी टेक्स्ट फाइल अब हमारे इस फोल्डर के अंदर नहीं पड़ी। लेकिन अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई एक्सट्रैक्ट करूँ -x, फाइल का नाम मैं बताऊंगा, न्यू डाटा, ठीक है, न्यू डाटा डॉट जिप, एंटर प्रेस किया, ls-l किया, आपकी सारी फाइल्स वापस आ गई। ठीक है जी, तो वो सारी एक्सट्रैक्ट की और वो फाइल्स हमारी यहाँ मौजूद होगी। ठीक है, तो आप, इसका मतलब है, कहने का पर्पज ये है कि आप अगर चाहें तो टार की फाइल की मदद से टार की आर्काइव भी क्रिएट कर सकते हैं और जिप की आर्काइव भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल। ठीक हो गया। अच्छा, अभी एक चीज आपने याद रखनी है, ये जो टार की कमांड हमने यूज की है ना, अभी तक जितनी ऑप्शन यूज की हैं, ये सिर्फ आर्काइविंग कर रही है, ये डाटा को पैकेज कर रही है बस, कंप्रेशन नहीं कर रही। ठीक है, लेकिन ये जो टार की कमांड है, इसके पास एक पावर और अवेलेबल है। ये क्या कर सकती है कि इसी सेम कमांड के अंदर हम एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन देंगे, तो ये हमारे लिए आर्काइविंग भी करेगी और कंप्रेशन भी करेगी। ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो हम अभी ये काम परफॉर्म करते हैं। तो देखें ये हम कैसे परफॉर्म करेंगे। ये जनाब हम ऐसे परफॉर्म करेंगे। ये हमारी एक ऑप्शन अवेलेबल है, हम मैनुअल में थोड़ा सा जाते हैं, शायद वहां भी हमें कुछ हिंट मिले। तो मैं चाहता ये हूं कि वहां से भी आप थोड़ा सा इसको देखें। तो हम जी की एक कमांड या ऑप्शन होती है, उसको देखते हैं, जेड की। तो आप चेक करें कि जेड की ऑप्शन कहाँ है और क्या करती है। ये देखें, यहाँ आपने देखा -x है, ये एक्सट्रैक्ट करती है, और जेड जो है वो इधर तो अवेलेबल नहीं है, मे बी नीचे हो। इधर भी अवेलेबल नहीं है। चलें, कोई बात नहीं, वो मैं आपको वैसे बता दूँ। ठीक है, चलें रहने देते हैं, इतना नीचे भी नहीं जाते, आखिर तक जाएंगे तो। हाँ जी, चलें, ये आ गई है वैसे। ये देखें, ये -z, ठीक है। एक और ऑप्शन भी है इधर, -j। ये दो ऑप्शन आपने गौर करनी है, क्योंकि ये दोनों हम यूज करेंगे। ये है एक -j है, ये किस लिए यूज होती है, ये देखें, bzip2। ये हमने अभी पिछले कुछ टाइम पहले हमने ये देखा है कि bzip2 की जो कमांड है, ये आपकी कंप्रेशन के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ये आपकी कंप्रेशन वाला सीन हो गया। तो अगर आपने, या आप ये चाहते हैं कि आपकी कंप्रेशन हो विद द हेल्प ऑफ bzip2, तो आप जे मेंशन कर सकते हैं साथ। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये सिंपल gzip से हो, जो कि हमने प्रीवियस केस में पढ़ी हैं, तो ये -z की आप जो ऑप्शन है ये मेंशन करेंगे। तो इस तरह आपकी दोनों में से कोई भी जो एल्गोरिदम है, बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन, वो एल्गोरिदम यूज करेगा, तो आपका एक ही गो में, एक ही कमांड के अंदर आपके डाटा की कंप्रेशन भी होगी और वो आर्काइव भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने ख्याल रखना। तो अब हम वापस चलते हैं और देखते हैं। तो जी हम जा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं टार, और सबसे पहले हम कहते हैं कि -c क्रिएट करो, और हम z यूज करते हैं। ठीक है, और z हमने क्या कहा था कि ये gzip के लिए यूज किया था। ठीक है, तो मैं gzip के लिए ये वाली कंप्रेशन एल्गोरिथम यूज कर रहा हूँ इसके पीछे। और फिर मैं f बता देता हूँ फाइल का नाम, और अभी मैं इसका नाम दे देता हूँ सेकंड डॉट टार डॉट जी, क्योंकि हमें पता है कि ये जी की एल्गोरिथम यूज करेगा और उसकी एक्सटेंशन हम यूज करते हैं। ठीक है, और फिर मैंने आगे फाइल का नाम बता दिया कि फाइल 1, फाइल 2। ठीक है जी, और चलें फाइल 3 भी कर लेते हैं। तो ये 3 फाइल इसके अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब हमने चेक किया ls-l, तो अब ये देखें सेकंड डॉट tr डॉट gz के नाम की फाइल आ गई। अब आप गौर करें
कि ये हमने पहले जो फाइल्स बनाई थी या आर्काइव की थी उनके साइज कितने बड़े हैं, और ये जो हम अभी बना रहे हैं इसका साइज कितना छोटा है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ आपके केस में क्या हो रहा था, जहाँ कंप्रेशन नहीं हो रही थी और सिर्फ आर्काइविंग हो रही थी, इसलिए फाइल का साइज जो था वो बड़ा था। तो जहाँ उसने आर्काइविंग भी की है और साथ कंप्रेशन भी परफॉर्म, ठीक है। और ये जी जी की जो एल्गोरिदम थी, जी जिप की, वो पीछे बैकग्राउंड में इस्तेमाल, ठीक है। अब अगर आप गौर करना चाहें या व्यू करना चाहें कि इसके अंदर कौन सी फाइल्स हैं, तो अगेन हम क्या यूज कर सकते हैं, टार डैश टी एफ और सेकंड डॉट टार, इसके नाम से आप एंटर करेंगे तो, अच्छा सॉरी मैंने कमांड में मिस्टेक कर दी है। तो टार तो ये देखें, ये हमने इसने हमें बता दिया कि इसके अंदर टोटल 3 फाइल्स थी आप, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि आप बड़े मजे से इस तरह कंप्रेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जी की कंप्रेशन जो थी वो हमने यूज की जी जिप की। अब हम दूसरी वाली जो जे वाली ऑप्शन थी वो देखते हैं। तो हम लिखेंगे टार डैश सी जे एफ, ठीक है। और जे का मतलब है कि जे इज फॉर बी जिप टू, ठीक हो गया। और फिर हमने इसको नाम दिया थर्ड डॉट टार। अब जो आपकी बी जिप टू होती है उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो जी जेड टू होती है, ठीक है। तो ये दे देते हैं और इसके अंदर हम सारी फाइल्स मेंशन कर देते हैं, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 एंड लार्ज, ये सारी इसमें दे देते हैं। और फिर हम एल एस डैश एल देखते हैं। तो फिर आप देखें, ये जो आपकी कंप्रेस्ड फाइल आई है जो कि आर्काइव भी है, वो ये वाली आ गई है। और ये कौन सी है, ये आपने कौन सी एल्गोरिथम से कंप्रेस की है, ये बी जिप टू से आपने इसको कंप्रेस किया है, ठीक है जी। तो इस तरह करके आप ये चीजें यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज आपको अब क्लियर हो गई है। आप इसमें से किसी को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो मसलन एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, डैश एल करते हैं और लेट से हम ये वाली जो सेकंड टार वाली है इसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये हमने इसको कंप्रेस किया था विद द हेल्प ऑफ जी, क्योंकि हमने लिखा था टार स्लैश सी। हमने उस टाइम सी यूज किया था क्रिएट करने के लिए, अभी मैं नहीं यूज करूंगा उसको, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। डैश एफ भी साथ यूज की थी, जी इसलिए यूज किया था ताकि जी जिप यूज हो सके और नई फाइल यूज हो सके। अब हमने चूंकि नई फाइल क्रिएट नहीं करनी, अब हमने एक्सट्रैक्ट करनी है, तो हम क्या करेंगे, एक्स मेंशन करेंगे और जी भी मेंशन करेंगे ताकि पता चले कि भाई हमने जो कंप्रेशन एल्गोरिथम यूज की थी वो तो जे जी जिप वाली थी। तो अब हम वापस अनकंप्रेस करना चाहते हैं, तो आपको आइडिया हो कि जब आपने अनकंप्रेस करनी है तो कौन सी कमांड यूज करनी है। फिर आप हमने फाइल यूज की और फाइल का नाम अब हम सेकंड वाली मेंशन कर देते हैं और ये एंटर की तो इसने हमारे लिए एक्सट्रैक्शन कर दी। अब जाहिर है इसकी आउटपुट आपको उसका नजर नहीं आएगी, नजर इसलिए नहीं आएगी क्योंकि जब ये डेटा अपना एक्सट्रैक्ट करेगी तो इसी नाम की फाइल्स ऑलरेडी इधर मौजूद हैं, तो ये आपको पता नहीं चलेगा कि क्या वाकई इसने एक्सट्रैक्ट की है या नहीं। तो अगर ये कमांड सक्सेसफुली चल गई है तो एक्चुअली ये एक्सट्रैक्ट हो गई हैं। अदरवाइज अगर आपने ज्यादा अच्छे तरीके से वेरीफाई करना हो तो आप इन फाइल्स को डिलीट कर दें जैसे मैंने पहले की थी, और फिर आप इनको जो वापस जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि ये इस तरह एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारी जो ओवरऑल आज की जो कमांड्स थी, तो जिसमें हमने देखा कि टार को कैसे यूज करते हैं। तो टार एक्चुअली सिर्फ अगर आपने आर्काइविंग करनी हो तो उसके लिए भी यूज की जा सकती है, और साथ अगर आपने कंप्रेशन एंड आर्काइविंग करनी हो तो उसके लिए भी टार को इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए टार आपको लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप बैकअप करना चाहेंगे तो आप कंप्रेशन और आर्काइविंग सेम टाइम पे करना चाहेंगे, और फिर आप दूसरे एंड पर उसको अनकम्प्रेस भी और अन आर्काइव भी करना चाहेंगे, तो इसलिए ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, हम प्रैक्टिस करने के बाद वापस आ चुके हैं और आई होप आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा और नई चीज़ें आपने सीखी होंगी और आपके टूल सेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, अगर नहीं किया तो प्लीज़ लाजमी करें ताकि अपडेट्स पहुंचती रहें। उससे हमें भी फ़ायदा होता है कि हमारे लिए भी एक मोटिवेशन होती है कि कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। और इसको व्यू लाजमी करें, जो लेटेस्ट हमारी
खासतौर पे लिनक्स वाली जितनी भी आपकी वीडियोस हैं, उनको कम से कम 2 से 3 दफा लाजमी देखें, ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो सके। एक ही कमांड को तकरीबन 4 से 5 दफा आप एग्जीक्यूट करें और चलाएं, देखें, डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई करें, उसमें मिस्टेक्स करें जानबूझ कर कि अगर ऐसा करें तो फिर क्या होगा। ये जब तक आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो वो आप सीखेंगे नहीं। ठीक है, तो मिस्टेक्स का करना बड़ा जरूरी है, खास तौर पे डेवऑप्स की दुनिया में। आप जब जब मिस्टेक करते हैं तो तब तक आप कुछ नया सीखते हैं, क्योंकि डेवऑप्स इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आप प्रॉब्लम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप ठोकरें खाते हैं। तो अगर आप ठोकर नहीं खाएंगे तो आप अच्छे से लर्निंग नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए सब कुछ ओके जा रहा है, ये गलत अप्रोच है। तो इसमें जब एक्चुअली प्रॉब्लम आती है तो फिर हमें उस टाइम मसाइल फेस करने पड़ते हैं। तो इससे बेहतर यह है कि हम प्रैक्टिस के दौरान कुछ मसाइल को फेस करें और फिर हम उनके सोल्यूशन भी ढूंढने की कोशिश करें, और इस तरह आपकी इंशाल्लाह स्किल्स अच्छी हो जाए।